चाचा ने कहा कोई कि भाई पिताजी के बारात नहीं जाओगे। मजाक किए लोग, तो हम रो रहे थे कि हम भी जाएंगे। आप पिताजी की बारात गए? तो हम रो रहे थे कि हम जाएंगे। शादी कब किए? शादी शादी तो किए भी हैं कि नहीं किए? हाँ शादी किए हैं, बच्चे भी हैं। शादी तो हो गया 11 साल 12 साल हुआ ना, 12 साल लगभग। झगड़ा हो जाएगा अगर मैडम देख लेंगे ये वीडियो। लव मैरिज था? हाँ, हम लोग अपनी इच्छा से। कॉलेज का प्यार था या फिर हाँ, कॉलेज का था। उनके रिलेशन में लोग हम लोग आते जाते थे, ट्यूशन में, सब जगह मिला करके। पूरा ठंडा के बोलने में मैडम कुछ ठंडा कहाँ गए? हाँ, धीमा धीमा डर, मैडम का डर है। मैडम से तो डरना ही चाहिए ना। हाँ? मान ले कि क्यों नहीं डरिएगा भाई। पिताजी जिस समय हम मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक पास करने के बाद हमको पढ़ाने के लिए वो ईंट भट्ठा पे चले गए, मजदूरी करने के लिए। माँ खेतिहर मजदूरीन है, अभी भी है। अभी मजदूरी करती है? हाँ, मेरी माँ भी मजदूरी अब करती विधायक हैं? है। हाँ, पिताजी भी अभी मजदूरी करते हैं। और मेरे दादा भी कोलकाता में ईंट भट्ठा मजदूर थे। 2009 में जेल गए? हाँ, जेल गए। कितने मुकदमे हैं अभी आप पर? अभी 40 है। 40 मुकदमे हैं? जी। मर्डर केस भी है? हाँ, मर्डर केस भी है। रणवीर सिन्हा का सुप्रीमो नरसंहारी, ये इसको क्या बोलेंगे, राक्षस भी तो मैंने आप कह सकते हैं। तो ये बरमेश्वर मुखी नरसंहारी का जब हत्या हुई, तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास हम लोग थे, तो हम लोगों पर हमला हुआ। हम लोग तो मिल जाते तो जिंदा जला देता ये लोग, क्योंकि हम लोग का तो पहचान हो गया था कि हम लोग माले वाले हैं। तो मेरी अरेस्टिंग हुई, नॉमिनेशन करने गया तो जेल से ही चुनाव लड़ा। 8 माह बाद जेल से मैं आया, और अभी तक मुकदमे हो ही रहे हैं। अभी प्रतिनिधि एमएलए बनने के बाद भी 8 FIR लॉस हैं हमारे ऊपर। मनोज मंजिल से एक सवाल करें कि आपकी नज़र में प्रधानमंत्री कैसे हैं नरेंद्र मोदी? मोदी जी की सरकार नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं, इनको आफत बोलते हैं, विपदा बोलते हैं। देश के लिए आफत है, डिजास्टर, नाम विपदा है, समझिए। चिराग पासवान जी क्या एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं? चिराग पासवान जी का क्या लैंड एजेंडा है? चिराग पासवान जी क्या EWS के खिलाफ हैं? नहीं है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा आपको? इस सवाल पर कहाँ है चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है? लेफ्ट वाले नास्तिक होते हैं, आप किस धर्म? बिल्कुल मैं नास्तिक हूँ। कोई धर्म नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। आई हैव नो बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मुझे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है, वजूद है, मुझे विश्वास नहीं है। मैं नास्तिक हूँ, और मैं अपनी नास्तिकता पर मुझे फ़ख्र है, गर्व है। अभी आपके खाते में कितना पैसा है? आप तो गरीबी से आए हैं, हाँ। विधायक बन गए हैं, करीब 3.5 साल हो गया विधायक बने, लाखों रुपया पीट दिए होंगे आप, करोड़ों। मेरी पत्नी के नाम से बैंक अकाउंट भी नहीं है, ठीक है। मोदी जी सबका खाता खुलवा दिए, अब विधायक जी की मैडम पैसा नहीं है तो कैसे अकाउंट चलेगा? अकाउंट खत्म हो जाएगा जी। एक बार अगर कोई विधायक बन गया तो उनको कितनी सैलरी मिलती है और कितना पेंशन मिलता है? पेंशन कितना मिलेगा अभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन सैलरी। कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार? विधायक जी वाले सीरीज में आज हमारे साथ हैं आरा जिले के अगियाँव विधानसभा क्षेत्र, जो रिजर्व है SC के लिए, वहाँ से विधायक CPI-ML से मनोज मंजिल जी। आज इनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे राजनीति में आए, कैसे कैसे विधायक बने, शुरुआत कहाँ से करें। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, गांव, घर, कस्बा, पिताजी, पढ़ाई लिखाई, ये सब। शुक्रिया वेद प्रकाश जी। हम लोग का तो गांव तरारी थाना में कपूर डिहरा है, और हम लोग गांव के ही स्कूल से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में? जी, सरकारी SMT हाई स्कूल उदनी डुमरिया। 1997 में मैट्रिक पास किए, फिर आए कॉलेज में पढ़ने के लिए। और पिताजी के बारे में जहाँ तक बात है, तो पिताजी जिस समय हम मैट्रिक पास किए, तो मैट्रिक पास करने के बाद हमको पढ़ाने के लिए वो ईंट भट्ठा पे चले गए, मजदूरी करने के लिए। आपको आगे पढ़ा सकें जी, इसलिए पिताजी मजदूरी करने ईंट भट्ठा पे चले गए? हाँ, कई बार। उसमें विक्रमगंज में एक भट्ठा थी, वहाँ थे, कई भट्ठा पे काम किए। हम कई बार कॉलेज से डायरेक्ट भट्ठा पर जाते थे और उनसे पैसा ले करके फिर कॉलेज में आते थे। तो इससे पहले क्या कर रहे थे पिताजी? खेतिहर मजदूर थे, जिसे
दूसरे के खेतों कबारने वाला सुबह में भी 4 बजे जाते थे, डबल मजदूरी करते थे, और फिर 6-7 बजे जा करके नाश्ता करके फिर चले जाते थे कबारने के लिए। माँ खेतीहर मजदूरीन है, अभी भी है। अभी मजदूरी करती हैं? हाँ, मेरी माँ भी मजदूरी अब करती विधायक हैं? हाँ, पिताजी भी अभी मजदूरी करते हैं। आप गांव जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम भूमिहीन परिवार से हैं, और अभी तो पहले खेतीहर मजदूर थे, लेकिन अब बटेदार किसान में बदल गए, दूसरे की ज़मीन लेकर के खेती करते हैं, नकदी या मनी पर खेती करते हैं। लेकिन पूरी खेती करने से ही परिवार का साल भर का खर्चा नहीं चल पाता है। और बहनें थी तो जैसे पिताजी माँ काटे तो हम लोग बोझा ढोने जाते थे। हम लोग से कटवाते नहीं थे लोग, मैंने ये पढ़ने वाला लड़का है तो दुलार प्यार में कटवाते नहीं थे, लेकिन हम लोग बोझा ढोने जाते थे। दादी भी हमारी खेतीहर मजदूरीन थी, तो हम लोग बोझा ढोए हैं खेत में। यानी पढ़ाई के दौरान, मैट्रिक के दौरान ही, जब 6वां 7वां 8वां में हम लोग पढ़ते थे, 9वां में, तो हम लोग बोझा ढोते थे। इंटर में गए? हाँ, इंटर में गए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से लिए हम लोग। और मेरे दादा भी कोलकाता में ईंट भट्टा मजदूर थे। वो इतना बड़ा बड़ा ईंटा लाते थे दिखाने के लिए, उजला उजला, वो उजली ईंट होती थी तो लाते थे। इधर से अलग? हाँ, इधर से अलग, लंबी चौड़ी और उजली होती थी। माने इतना ना अच्छा सा पकता था, तो माने उजलापन रहता था, लाल पूरा नंबर 1 जो होता है, एक हाँ, नंबर हाँ, तो वो ईंटा दिखाने के लिए लाते थे कि कोलकाता में ऐसा ईंट होती है। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन कैसे कहाँ? तो ईंट भट्टा पे वो मजदूरी करते थे, लेकिन उसी से चल नहीं पाता था, खर्चा नहीं चल पाता था। तो बाद के दिनों में मैं होम ट्यूशन पढ़ाने लगा, और साथ ही साथ 1998-99 में ही हम लोग आइसा में सक्रिय हो गए। आइसा में? हाँ, आइसा में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो सक्रिय हम लोग हो गए। तो आप रेगुलर पढ़ाने नहीं जा पाएंगे ना, अगर आप मूवमेंट करेंगे, क्रांति में लग पॉलिटिक्स करेंगे, तो ट्यूशन छूट जाते थे। तो कई लोग, क्या वजह रही कि आप आइसा में जुड़ गए? हाँ, छुड़ा देते थे हम लोगों को। आइसा में जुड़ने के पीछे की क्या वजह थी? आइसा में हम लोग हॉस्टल में थे, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में, आरा में। तो आइसा के साथी लोग आए तो बताए कि छात्रों का संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है, तो हम लोग जुड़े। वैसे हमारा परिवार माले परिवार रहा है। पिताजी खेतीहर मजदूर के साथ साथ ईंट भट्टा मजदूर के साथ साथ वो माले के कैडर थे, और अभी भी हैं। मेरी माँ भी मेंबर है। अच्छा। मेरी बहन भी पार्टी की सदस्य है। पिताजी माँ पढ़े लिखे थे? माँ 8वां तक 7वां तक बताती है कि पढ़े, किताब उताब पढ़ लेती है। पिताजी तो इंटरमीडिएट किए हुए हैं। अच्छा। तो लेकिन माँ भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि माँ का जो नैहर है हदियाबाद है, गढ़हनी ब्लॉक में, अभी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा। तो उस समय सामंती ताकतों से वो जो उत्पीड़न शोषण करते थे, जो जुल्म ढाते थे, तो उसके खिलाफ में CPI-ML के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई, तो उस समय हमारी माँ का जो नैहर था, चारों तरफ से घेर करके वो लोग आग लगा दिए थे और गोली चला रहे थे। तो इस रूम से उस रूम में माँ मैंने भाग करके सब परिवार जान बचाए। उस लड़ाई में हमारी जो मामा थे, अकेले भाई थे, तो उनका 20 वर्ष सज़ा भी हुई। मामा के कई चचेरे भाई वगैरह परिवार की सज़ा हुई। तो उसी क्रम में पिताजी की शादी हो गई, तो माँ मेरी विदा हुई। तो उस समय गौना होता था ना, सेकंड मैरिज इंग्लिश में बोलते थे। तो जो माँ की विदाई हो गई तो मामा फरार हो गए, मामा जेल में हो गए, सज़ा हो गई उनकी शादी के बाद। और नाना पर भी मुकदमा था, तो नाना घर में रहते नहीं थे, तो गौना कौन करेगा। तो मैं इतना बड़ा हो गया था ना, तो मेरी माँ की गौना हुआ था। ऐसा क्या? हाँ, तो गौना करेगा कौन। फिर बाद में परिस्थिति आई, तो मेरी माँ गई ही नहीं। मैंने जब शादी में विदा होकर के आई तो नैहर गई ही नहीं। तो मैं बड़ा हो गया था, 5वां में, मैं 4था या 5वां में, याद है मुझे। मैं उस समय पढ़ रहा था, 5वां से नीचे। हाँ, 5वां प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, मुझे याद है ना, वो बैलगाड़ी पे मेरी माँ विदा होकर के आई थी, और किसी ने, चाचा ने कहा कोई कि भाई
पिताजी के बारात नहीं जाओगे? मजाक किए लोग। तो हम रो रहे थे कि हम भी जाएंगे। आप पिताजी की बारात गए? तो हम रो रहे थे कि हम जाएंगे, तो लोगों ने समझा दिया कि बेटा नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, तो नहीं गए। लोगों ने समझाया कि भाई तुमको नहीं जाना होता है। हाँ, लेकिन मैं यानी कि शादी हुई आपके मम्मी पापा की, माँ ये ससुराल गई, हाँ, उसके बाद लौट के मायके नहीं जा पाए। हाँ, आप 5 साल 6 की, हाँ, 5-8 साल के हो गए, तब गाना हुआ। तो मैं फिर पहली बार ससुराल से हाँ, मायका गई। हाँ, फिर गौना कराने के लिए। हाँ, गौना कराने। हाँ, गौना करा के फिर वापस। हाँ, और मैं पिताजी खुद, मैं पलंग हम लोग लगा रहे थे, सेट कर रहे थे, मुझे याद है। अच्छा अच्छा। और खाजा जिस कोचिंग में पढ़ने में जाता था, तो खाजा मैं खुद ले गया था बढ़ने के लिए अपने पिताजी के गौना में। हाँ, गौना वाला। तो मैंने सामंती उत्पीड़न इतनी थी कि ये है था। हाँ, ये हालत थी। तो मैट्रिक में हम लोग कुंवर सेना का नरसंहार हम लोगों ने देखा है। कुंवर सेना थी जो गरीबों की संघर्ष को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को खामोश करने के लिए कुंवर सेना सामंती ताकतों ने बनाई थी। और ये लोग नरसंहार, जेनोसाइड करते थे। तो हम लोग बचपन में दौड़ करके देखने जाते थे। तो एक मन में आक्रोश था। फिर रणवीर सेना का भी नरसंहार हम लोगों ने देखा है। 1989 में रामेश्वर प्रसाद जी पहली बार MP बने थे। सीढ़ी छाप था और घूमने आए थे रामेश्वर प्रसाद जी हमारे गांव, तो उसमें मैं था, उस जुलूस में मैं था। तो मन में आक्रोश था, एक गुस्सा थी इस शासन व्यवस्था के प्रति। तो ऐसा में आया छात्र जीवन में। तो मैं सोचता था, मैं फिर IAS की तैयारी करने लगा। अच्छा। उसमें विनय कुमार थे प्रशिक्षु IAS, 2000 में आरा में गए थे। साइकोलॉजी और हिंदी से वो किए थे। तो मेरा हिंदी में इंटरेस्टेड है, तो मैं भी एक हिंदी विषय रखना चाह रहा था। तो हुकुम सिंह, मीणा, कई सुधीर जी भी उस समय 2000 में गए थे वहाँ DM बन करके। अच्छा। तो कई IAS से मैं गाइड में लेता था कि आप लोग गाइड कीजिए। तो ये सब रहा। तो लेकिन UPSC की तैयारी दिल्ली में जाके? हाँ, जी नहीं, हम आरा में ही रहकर UPSC की ही तैयारी करें? हाँ, UPSC की। मैं सोचा कि BPSC बोल रहे हैं क्या? UPSC की जी। आरा में ही? हाँ, आरा में ही रह करके एक मैंने सपना देखा और शुरुआती तैयारी किया, बेसिक तैयारी किया। बैठे कि नहीं? हम लोगों को बहुत बढ़िया इंग्लिश भी नहीं थी, तो इंग्लिश सीखना, हिंदी सीखना, चूँकि हम लोग पिछड़े इलाके से आते थे, तो हिंदी सीखना, इंग्लिश सीखना, हिंदी। एक बार भी बैठे कि नहीं एग्जाम? ना, बैठे नहीं। अभी तो बेसिक अपना तैयारी शुरू की, कौन कौन सा विषय होता। सपना बुन रहा? बैठा नहीं, सपना ही नहीं बुन रहा था, मैं तैयारी करना शुरू किया। मैं इंग्लिश ग्रामर भी लिखना शुरू किया था। आर्टिकल में लिखा था, उसको छपा नहीं पाया, कहीं खो गया। 112 या 13 नियम लिखा था आर्टिकल का। ये सब उस समय चल रहा था। ठीक है। और ऐसा में भी हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। ग्रेजुएशन हो गया? ग्रेजुएशन में मैं था। कौन सा विषय? कई बार हमने एग्जामिनेशन भी छोड़ा। जैसे कोई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो गया, कोई इस तरह का नेशनल प्रोग्राम हो गया, तो मैं एग्जामिनेशन छोड़ दिया। मैं छोड़ देता था परीक्षा। संगठन के लिए एग्जाम छोड़ रहे थे? संगठन अब रुचि की बात है ना। अब कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई प्रोग्राम है, तो मेरा मन किया कि छोड़ो, वही जाओ। कौन विषय था ग्रेजुएशन? पॉलिटिकल साइंस। तो साइंस से आर्ट्स में कैसे आ गए? आएंगे ना, फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे तो नियम है कि हमारी मर्जी होगी तो हम। ठीक है, मर्जी, ये आपकी इच्छा पूछ रहे कि आप तो मैथ्स। साइंस में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में उस समय साइंस की पढ़ाई ग्रेजुएशन में नहीं अच्छी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो ले करके फिर हम फंसते, तो प्रोफेसर नहीं मिलते अच्छे। फिर मैंने मन किया कि भाई अब आगे मैथमेटिक्स के आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये चल रहा है अभी 2001। हाँ, 2001, 2, 3, 4 इसमें। उसके बाद? तो उसके बाद 2003 आते आते मैं डिसीज़न ले लिया कि मैं तैयारी भी नहीं कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स भी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। दो नाव पर हैं। हाँ, तो मैं दोनों काम कर रहा था। तो मैं डिसीज़न लिया कि नौकरी तो किया जा सकता है पढ़ लिख करके, लेकिन क्यों ना अपने जो वर्ग है, शोषित उत्पीड़ित वर्ग है, जिस वर्ग के लिए भगत सिंह ने सपना देखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, सपना देखा, भगत सिंह शहादतें दी, तो यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। राम से भी प्रेरणा मिली हमें।
और एक माले मूवमेंट का एक प्रभाव और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, सामंती समाज व्यवस्था के खिलाफ एक मन में गुस्सा, एक विद्रोह की भावना थी और परिवार भी स्ट्रगल से जुड़ा हुआ था। पार्टी के नेता लोग घर परिवार में आते रहते थे, मोहल्ला में आते रहते थे, मीटिंग बैठक होती रहती थी। तो ये सब तो प्रभाव छोड़ता है। तो फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं पॉलिटिक्स ही करूँगा। मैंने संघर्षशील मेरा लाइफ रहेगा। तो हम लोग 2003 में होल टाइमर बन गए पॉलिटिक्स में। हाँ, होल टाइमर मतलब पार्टी के काम के अलावे, क्रांतिकारी काम के अलावे, क्रांति के लिए संघर्ष करने के अलावे दूसरी कोई आकांक्षा नहीं, दूसरा कोई सपना नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। इसी को मेरे समझ में होल टाइमर बोलते हैं। सिर्फ पूर्णकालिक कार्यकर्ता हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूर्णकालिक में ये भी है कि क्रांति के अलावे आपके पास दूसरा कोई सपना, कोई आकांक्षा, जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं। तो इसमें हम लोग लग गए। उस दौरान 2009 में यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था। उसमें स्टूडेंट्स इलेक्शन नहीं होता था, छात्र संघ का चुनाव कराओ और SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये UPSC BPSC बैंकिंग रेलवे का कोचिंग सेंटर खोलो यूनिवर्सिटी में, जिसको क्या नाम, एक उसका नाम रिमेडियल कोचिंग सेंटर करके हम लोग इस सब मुद्दे पर 2009 में सीनेट का घेराव था। सीनेट का घेराव था। उस समय के DSP ने हमारे दूसरे साथियों का कॉलर पकड़ा लिया, हाथ चला दिया। तो हम लोग भी उसका प्रतिवाद किए तीखा। उसमें लाठीचार्ज हुई, मेरा सर फटा, 50-60 लाठी लोग पीटे और वहाँ से मैं जेल गया 2009 में। 2009 में जेल गए? हाँ, जेल गए यूनिवर्सिटी से, उसी मूवमेंट से। उसके बाद तो लगातार जेल जाता रहा। लगातार क्यों जेल गए आप? और लगातार मुकदमे होते रहे, मैं लगातार लड़ते रहा। कितने मुकदमे अभी आप पर? अभी 40 है। 40 मुकदमे हैं? जी। मर्डर केस भी है? हाँ, मर्डर केस भी है। कै गो? फर्जी है, मर्डर केस फर्जी है। कै गो मर्डर केस? हमारे एक नेता की हत्या हुई थी 2015 में, जब बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक था। अगस्त में मर्डर हुई थी, जिस समय मोदी जी आ गए थे सत्ता में और पूरी सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा हुआ था। उस समय हमारे एक नेता की हत्या हुई, सतीश यादव की। उस हत्या के बाद एक सामंती ताकतों ने एक आदमी का अपहरण और मर्डर का फर्जी मुकदमा किया। लाश उसमें भी नहीं मिला, तब भी वो मुकदमे अभी चल ही रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। उसमें 23-24 लोग अभियुक्त हैं, माले के 23-24 कार्यकर्ता। आरा में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, ये 2015 की बात है। 2013 में आ जाते? 2015 के पहले तो 30 मुकदमे हो चुके थे। 13 में? 12-13 में? 12-13 तक तो 20-25 मुकदमे। छात्रावास में कोई घटना घटी थी? हाँ, छात्रावास की तो बहुत सारी घटनाएं घटी थी ना। छात्रावास के लिए हम लोग लड़ा था। फिर 2012 में ये जो रणवीर सेना का सुप्रीमो नरसंहारी, ये इसको क्या बोलेंगे, राक्षस भी तो मैंने आप कह सकते हैं। तो ये बनमेश्वर मुखिया नरसंहारी का जब हत्या हुई तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास हम लोग थे, तो हम लोगों पर हमला हुआ। हम लोग तो मिल जाते तो जिंदा जला देता ये लोग, क्योंकि हम लोग का तो पहचान हो गया था कि हम लोग माले वाले हैं, मोहल्ला के लोग जानते थे। तो उसमें भी मैंने हम लोग बाल बाल बचे छात्रावास में। तो कई मुकदमे, छात्र आंदोलन के ही मुकदमे, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल के लिए हम लोग लड़े। मौलाबाग छात्रावास जर्जर था, तो उसके नवनिर्माण के लिए हम लड़ रहे थे, तो उसमें एक मुकदमा हुआ। तो छात्र जीवन में ही तो 3-4 बार जेल। 2012 के पहले तो मैं 3 बार जेल जा चुका था। तो ये घटना घटी। तो 2015 में फिर मैं CPI-ML का कैंडिडेट बना, तो मेरी अरेस्टिंग हुई। नॉमिनेशन करने गया तो जेल से ही चुनाव लड़ा। 8 माह बाद जेल से मैं आया और अभी तक मुकदमे हो ही रहे हैं। अभी प्रतिनिधि MLA बनने के बाद भी 8 FIR लॉस है हमारे ऊपर। 15 में कौन आपको हराए? ये श्री प्रभुनाथ जी हराए थे। जदयू और राजद का गठबंधन, हम लोग का गठबंधन नहीं था, हम लोग स्वतंत्र अकेले लड़ रहे थे। हाँ, लेफ्ट पार्टी। स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र। 20 में बने विधायक? हाँ जी, 20 में हम लोग प्रतिनिधि बने।
राजनीति में आए कब? हम लोग आ गए ना 99-2000 में हम लोग आ गए। 20 साल बाद विधायक बने। हाँ 20 साल बाद। आजकल के युवा जो हैं, खास करके में हैं। दलित बहुजन युवा राजनीति में आते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम 2-3 साल में हमने तो विधायक। कभी सोचा भी नहीं था, कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, कल्पना भी नहीं किया था कि हम कभी एमएलए का कैंडिडेट बनेंगे, हम कभी एमएलए बनेंगे। तो सब माले वाला बोलते हैं कि हम तो बस संघर्ष करने के लिए जुड़े। बात भी सही है ना, बात भी सही है। हम लोग एमएलए बनकर भी तो संघर्ष ही करते हैं। आप पटना में रहते हैं, आप आवास में नहीं आप देख पाएंगे हमें। नहीं, हम तो आते आज मैं इसलिए हूँ, हाँ। आज मैं इसलिए हूँ क्योंकि बिहार विधानसभा में मीटिंग थी, क्योंकि मुझे के पाठक से मिलना था, अपने क्षेत्र के स्कूल से संबंधित, और कल मुझे हैदराबाद जाना है। आपके स्कूल में कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। मैं मिल चुका हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम, डीएम, डीओ, विधानसभा में 5-6 बार क्वेश्चन उठा चुका हूँ। ब्लॉक कैंपस में ब्लॉक कैंपस में स्कूल आंदोलन कर चुका हूँ, कार्रवाई नहीं, लेकिन स्कूल बना नहीं। ये लोग तोड़ दिया अभी 14 अगस्त को जेसीबी मशीन से। तो हम लोगों ने कहा है कि 3 सितंबर के पहले काम लगाओ, नहीं तो आरा सासाराम स्टेट हाईवे पे गढ़नी बाजार पे सड़क पे स्कूल आंदोलन होगा, और उसमें डीएम और के पाठक जी एसीएस साहब आवे और राशि दें, स्कूल निर्माण का काम शुरू करें, वरना सड़क पर ही स्कूल चलेगा। सड़क का स्कूल आंदोलन हम लोग करते हैं। शादी कब की है? शादी तो किए भी हैं कि नहीं किए? हाँ शादी किए हैं, बच्चे भी हैं। शादी तो हो गया 11 साल 12 साल हुआ ना, 12 साल लगभग 12-13 साल शादी हुआ। झगड़ा हो जाएगा अगर मैडम देख लेंगे ये वीडियो तो क्या देखेंगे? ये एनिवर्सरी का डेट याद नहीं कि कब हुई शादी आपकी, साल याद नहीं है, मनाते नहीं है ना। लगभग बता रहे हैं 12-13 साल हुए, लेकिन अब एनिवर्सरी हम लोग नहीं मनाते हैं ना, इसीलिए याद नहीं। लव मैरिज था? हाँ, हम लोग अपनी इच्छा से सेम कास्ट थे। हाँ, लेकिन जाति तो मूल बात नहीं थी। वो तो मान ले किसी से आपकी दोस्ती हो गई, दोस्ती किसी से हो सकती है, दोस्ती और भैया की साली ना, एक ऐसी बात होती है ना कि आप कोई कास्ट देख कर कोई दोस्ती नहीं करता, कोई भी कास्ट देख करके दोस्ती नहीं करता। बात ये होता है ना कि व्यवहार नहीं, जिसके आप नजदीक आए, आप नजदीक आने के पीछे वजह है कि जात संबंध, रिश्ता। ना, हम लोग सोसाइटी में जो हैं तो एक ही जाति के थोड़ी लोग। दहेज तो नहीं मिला होगा? दहेज हम लोग क्यों लेंगे, हम लोग दहेज क्यों लेंगे? और जो आप सोसाइटी में रहते हैं तो खेत खलिहान में काम करते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कल कारखाना में काम करते हैं, खान खदान में। कैसे मुलाकात हुई थी बताएं? लोगों से मिलते जुलते हैं तो कोई भी जाति हो सकता है कि नहीं? अभी आप मान लीजिए कि हमको इंटरव्यू लेने आए हैं, आपसे दोस्ती हो सकती है। ठीक है। तो एक तो एज ए पत्रकार हम देख रहे हैं ना आपको तो हम कास्ट देख नहीं रहे हैं। कैसे हुआ लव? लव हो जाता है, मतलब कॉलेज में पढ़िएगा, आरा में रहिएगा, तो मिलने जुलने से तो हो जाती है दोस्ती। मतलब कॉलेज का प्यार था या फिर? हाँ, कॉलेज का था। उनके रिलेशन में हम लोग आते जाते थे, ट्यूशन में, सब जगह मिला करके। पूरा ठंडा के बोलने में? ठंडा कहाँ है, धीमा डर, मैडम का डर है। मैडम से तो डरना ही चाहिए ना। मान ले कि क्यों नहीं डरिएगा भाई? कैसे डरिए? अरे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पितृसत्तात्मक समाज है, तो इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का समान अधिकार मिले, तो महिलाओं का समान अधिकार मिले। और आमतौर पे पुरुष चाहता नहीं है, लेकिन हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं, हम लोग के विचार में बदलाव आया। नहीं तो आम जो सोसाइटी में सोच है वही तो सब लोगों का सोच है, लेकिन हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में आए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े, या घर परिवार में भी जो माहौल था कि महिलाओं के प्रति हमारे घर में आज़ादी थी शुरू से, माँ की भी आज़ादी थी। ऐसे भी गरीबों के घर में महिलाओं की ज़्यादा आज़ादी होती है, सामंती परिवार से ज़्यादा आज़ादी। बहुजन गरीबों के घर में, वंचित वर्ग जो गरीबों के घर में ज़्यादा महिलाओं की आज़ादी, वो बाहर निकलती है, मजदूरी करती है। कई वजह है। वो बहस करेगा पुरुष तो महिला ही बहस करेगी, यहाँ तक कि वो अगर हाथ चला देंगे तो लोग भी हाथ चला देगी। माने एक ज़्यादा आज़ादी होती है ना, बराबर का कमाई, माने काम में, श्रम में योगदान होता है, तो उनका अधिकार भी ज़्यादा होता है परिवार में। बच्चे कितने हुए? बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी जी। अच्छा, मनोज मंजिल ऐसा क्या कर दिए अपने क्षेत्र में या क्या करेंगे जो कोई दूसरे विधायक नहीं किए? ये दूसरा विधायक से तुलना तो नहीं, लेकिन हम लोगों का है कि हम लोग जो प्रतिनिधि हैं, तो यह जो वर्ग है, जो वर्ग माने
पीढ़ियों से सदियों से सताया गया है, जो समाज के सबसे कमज़ोर तबका है, दलित है, आजकल एक दलित में महादलित बनाया गया है, दलित महादलित है, मजदूर है, किसान है, मेहनत कश वर्ग है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं। और हम लोगों का तो जोड़ है ज़्यादा एजुकेशन पे, क्षेत्र में हेल्थ सिस्टम ठीक हो, जो सिंचाई की सुविधा है वो ठीक हो, और क्षेत्र में कोई सामंती ताकतों के ज़रिए कोई उत्पीड़न और अन्याय होगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं, न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ते हैं। मनोज मंजिल से एक सवाल करें कि आपकी नज़र में प्रधानमंत्री कैसे हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा देश कह रहा है, मेरे ही नज़र में क्या है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माने तहस नहस करने वाले, चांद पे पहुंचा उनके दिए। नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस संविधान, लोकतंत्र, देश के आज़ादी और आज़ादी से जो चीज़ें निकली है, आज़ादी आंदोलन के गर्भ से जो चीज़ें पैदा हुई, ये सबसे ये लोग जंग लड़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आरएसएस जंग लड़ रही है। कौन बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार? मामला राहुल गांधी नहीं, आपकी इच्छा हम अगर जानना चाहें। वही मैं कह रहा हूँ, मामला राहुल गांधी और नीतीश कुमार की नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये मूल बात नहीं है। बेहतर कौन हो सकता है? अभी मूल बात है कि इन्होंने जितना देश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, अभी पुनर्निर्माण की जरूरत है इस देश को। कौन बेहतर करेंगे, वही सवाल है। कौन बेहतर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, एक व्यक्ति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नेतृत्व होता है ना, उम्मीदवार बहुत हो सकते हैं। हाँ, नेतृत्व होता है ना, मैं किसका विचारधारा विजन की बात कर रहा हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। इसके खिलाफ में प्रधानमंत्री कौन होगा, उससे ज़्यादा जरूरत है इस देश में व्यापक युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, इस देश में शोषित उत्पीड़ितों की ज़बरदस्त एकता और आंदोलन की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के चेहरा कौन होगा, उससे ज़्यादा इस बात के लिए ज़रूरत है, और उससे बहुत सारे चेहरे निकलेंगे। दलित राजनीति, चूँकि आप आते हैं दलित समाज से, बिहार में 3 दलितों की पार्टियां हैं। एक चिराग पासवान की है, एक चिराग पासवान के चाचा जी की है, और एक जीतन राम मांझी जी की है। तो बहुत कम ऐसे प्रदेश हैं जहां 3 पार्टियां हो दलित की। ऐसे में बिहार में जो दलित की राजनीति है उसको किस रूप में आप देखते हैं, और दलित नेताओं को किस रूप में देखते हैं? अब इसमें ये बाईपास नहीं करना है, तीनों के बारे में आप अपनी राय रखें। असल में दलितों की जो मुक्ति की बात है, दलितों के जो अधिकार की बात है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि यह जो वोट का हम राइट दे रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सबको एक वोट डालेगा, अंबानी भी, अडानी भी, मोदी भी, जोगी भी, शाह भी, और एक सड़क किनारे बैठ करके जूता सीने वाला मोची जी भी वो एक वोट डालेंगे, एक मजदूर भी, एक रिक्शा चालक भी, सबको एक वोट का अधिकार। लेकिन जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, जब तक ये सामाजिक आर्थिक, नहीं, हम इस पे बात मैं उसी का मैं बात कर रहा हूँ आपको। आप जैसे बोले, हमको लगा कि बाईपास जवाब कैसे दूंगा, बिल्कुल नहीं। सामाजिक और आर्थिक समानता या असमानता है, जो जमीन है वो जमीन डेमोक्रेटिक नहीं है, जमीन जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अच्छा, जमीन कहाँ, जमीन तो जो सामाजिक आर्थिक जमीन है, यहाँ तो असमानता है। तो ये इस पॉलिटिकल राइट से, इस पॉलिटिकल इक्वलिटी से, इसका इस्तेमाल करके हम सामाजिक आर्थिक क्रांति के जरिए एक सामाजिक आर्थिक समानता इस देश में आए। तो बिहार में यहाँ देखना होगा आपको कि सामाजिक आंदोलन में, आर्थिक आंदोलन में, ये जो कहते हैं कि भाई हम दलित की पार्टी हैं, दलित के नेता हैं, वो कहाँ खड़े हैं, यही आप ये मूल बात देखना। चिराग पासवान जी का क्या एजेंडा क्या है? चिराग पासवान जी क्या एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं? चिराग पासवान जी का क्या लैंड एजेंडा है? चिराग पासवान जी क्या ईडब्ल्यूएस के खिलाफ हैं? नहीं है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा आपको? इस सवाल पर कहाँ है चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है?
तो हम कैसे बोलेंगे कि दलितों की पार्टी? वो बस मोदी जी देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे माने हैं किस और वो बोले मामले हैं में? कि बिहार की, ऐसे बोले हैं, बिहार की 40 में 40 सीट एनडीए जीतेगी मोदी जी के नेतृत्व वो में। एक अलग बात है, वो बोले हाँ, उनका यही विजन वो है। एक अलग बात है। ये कोई विजन नहीं है। अभी जो ये चिराग कोई पासवान विजन- के साथ स्थिति है ना, चिराग पासवान के पास अभी वो स्थिति है कि वो किसी तरह अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं जो टूटी है। अभी वो इस स्थिति में नहीं कि दलित समाज को खड़ा करेंगे या उसके हाँ, बाद। तो मैं उनको क्यों बोलूंगा कि वो दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं? मांझी जी मांझी जी को क्यों बोलूंगा? लड़ रहे हैं दलित की ना, लड़ाई। अभी देश में जब इंडिया बन रहा है, इस समय एक तरह से जीवन और मरण की लड़ाई है। आप जैसे कह सकते हैं कोई भूकंप आता है तो पूरा तबाह कर देता है, तो क्या होता है? रेस्क्यू होता है और नव निर्माण का काम होता है। अभी मोदी जी ने इस देश को ये हालत बना दिया है और भूकंप इसकी ला तबाह है। पशुपति पारस बचे। मोदी जी की सरकार नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं, इनको आफत बोलते हैं, विपदा बोलते हैं। देश के लिए आफत है, डिजास्टर, नाम विपदा है, समझिए। तो ऐसी हालत में मांझी जी को चाहिए कि नहीं, हम देश के मनुस्मृति के पक्ष पोषण करने वालों के साथ इतना मनुस्मृति और के ब्राह्मणवाद साथ रहना। मनुवाद के खिलाफ मांझी जी बोले हैं। चीफ मिनिस्टर रहते उतना तो कोई दलित नेता नहीं बोलते हैं जितना बोल दिया। पीछे हट जाना, कब क्या बोलना वो अलग बात है। अच्छा, पशुपति पारस जी के बारे में विचार। व्यवहार में क्या करते हैं? मैं बहुत बोलूं, लेकिन मैं व्यवहार में क्या करता हूं, ये मूल बात होती है ना। पशुपति पारस जी, उनका क्या है, उनके क्या विचारधारा है? एमपी बनना, बीजेपी के साथ रहना, एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, और क्या बनना? माले वाले या चारा फिर बनना, बीजेपी के चारा बनना, और क्या? लेफ्ट वाले नास्तिक होते हैं। आप किस धर्म को बिल्कुल मैं नास्तिक हूँ। कोई धर्म नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। अभी कोई धर्म नहीं मानना, ये देखिए, हाँ, दोनों दो बात दो होती है। चीजें हैं। एक चीज ये हुआ मैं कि धर्म के प्रति सम्मान रखता हूँ, आस्था रखता हूँ। ये आस्था लोगों रखते का निजी मामला है। आप आस्था, व्यक्तिगत आस्था है। आई हैव नो बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मुझे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है, वजूद है, मुझे विश्वास नहीं है। मैं नास्तिक हूँ और मैं अपनी नास्तिकता पर मुझे फ़ख्र है, गर्व है। मेरे पिताजी भी हैं हाँ, और मेरा लगभग फैमिली है। एक जो आस्तिक तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन नास्तिक होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है इसके लिए, और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आदमी विपदा आफत में होता है तो तुरंत भगवान के पास, लेकिन जो नास्तिक होता है अडिग होता है उसमें बिल्कुल, कि जो होगा वैज्ञानिक सोच से होगा। अगर कुछ होगा तो डॉक्टर ही करेंगे या हम खुद कर सकते हैं, या प्रयासों से होगा, भगवान कुछ। अच्छा, अभी आपके खाते में कितना पैसा है? आप तो गरीबी से आए हैं, विधायक बन गए हैं, करीब 3.5 साल हो गया विधायक बने, लाखों रुपया पीट दिए होंगे आप, करोड़ों। देखिए ऐसी बात है ना कि जैसे हम लोग के पास तो कोई गाड़ी उड़ी थी नहीं साहब, तो लोन से गाड़ी लिए, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो लिए हैं S5, तो लोन से गाड़ी लिए, तो उससे भी गाड़ी नहीं हो पाई, तो फिर व्यक्तिगत लोन लिए, तो 41,000 मेरा लोन में चला जाता है महीना। हाँ, महीने में। इंश्योरेंस भी हर साल? हाँ, इंश्योरेंस भी, और उसमें ड्राइवर साहब को वेतन देना होता है। आपको तो पीए रखने की सुविधा मिलती है? नहीं, ड्राइवर साहब को वेतन देना होता है ना। तो होता क्या है कि विधायक लोग पीए को आधा पैसा देते हैं, आधा उसी में कहते हैं ड्राइवर एडजस्ट करो। नहीं, हम लोगों के पीए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो सैलरी भी तो अच्छी खासी मिलती है। अच्छा, एक चीज़ लोगों को लगता है कि एक बार अगर कोई विधायक बन गया तो उनको कितनी सैलरी मिलती है और कितना पेंशन मिलता है? पेंशन कितना मिलेगा अभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन सैलरी तो मूल सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, जो खाते में आता है वो तो टीए डीए सब मिला करके होता है। तो हम लोग का तो मूवमेंट है, हम लोग का महीने में तकरीबन 40,000 का तेल लगता है। ठीक है, वो जान रहे हैं। एक विधायक बनता है, चाहे मनोज मंजिल हो चाहे कोई हो, एक महीने में आपके खाते में कितना क्रेडिट हो जाता है? अभी तो हमारे खाते में 88,000 रुपया आता है। हर महीने कट जाता है ना? नहीं कटे तो? नहीं कटे तो जोड़ लीजिए, गाड़ी का लोन जोड़ लीजिए, वो प्लस कर दीजिए इसमें। तो 1.5 लाख की तनख्वाह रहेगा विधायक को? 1.5 लाख से कम है ना है। अब हमको लोन कट जाता है तो पता नहीं चलता है। अभी तो शायद 88 या 89,000 अभी आ रहा है
खर्चा होते रहता है तो पता भी नहीं चलता है। अच्छा, बहुत एग्जैक्ट। और कुछ बात जो छूट गई हो कहना चाहते हो? ना हमसे ये पूछिए 3 साल में आपने कोई ज़मीन लिया, पूछ सकते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ आपने प्लॉट कोई लिए? मकान बनाया, ये सब पूछिए ना। हाँ, कहाँ है कि नहीं? कहाँ फ्लैट आपका लिए? जो 3 साल पहले घर था, हाँ, ये तो अभी उस घर में क्या हुआ है, हाँ, ये सब बताइए पूछना चाहिए। दीजिए। हाँ, तो 3 साल पहले जैसा मेरा घर था, अभी दूसरे मोबाइल में मेरा वीडियो होगा उस घर का, तो वैसा ही घर है? हाँ, इंदिरा आवास से घर बना था। दादी, आपका घर इंदिरा आवास योजना से बना? हाँ, चूँकि दादी विधवा हो गई थी मेरी, अच्छा, तो विधवा के नाम पर दादी के नाम से बना और एक माँ के नाम से बना, और एक मझिला बाबा है हमारे, तो कुछ योगदान दिए थे, तो कुछ और 1-2 ही घर तो है, 2 ही घर है। अब पटना में कहाँ का प्लॉट लिए? 2 रूम है हमारा, और एक बाथरूम उथरूम मझिला बाबा बनवाए, और आधा एक रूम खपड़े वाला है। पटना में प्लॉटवा कहाँ लिए, फ्लैटवा कहाँ लिए? हमारे पास हम लोग भूमिहीन हैं और अभी भी भूमिहीन हैं। शायद मेरे पिताजी के हिस्से में 1 कट्ठा पड़ेगा, शायद पड़ेगा। घर बनाने वाली जमीन है या ना खेती? ना, वो खेती वाली। 1 कट्ठा में कोची होगा? साग उतना ही है, गेहूँ थोड़ा सा होता है। तो हम लोगों को न ज़मीन है और न ही हम ज़मीन खरीदेंगे, न मकान बनाएंगे, और न धन इकट्ठा करने की हम इरादा रखते हैं, न विचार रखते हैं। एक तरह से नफरत है, मोमेंट भर पार्टी की ओर से हम लोगों को मिलता है कि ताकि हम पार्टी के काम, संघर्ष के काम कर सकें, गाड़ी चल सके। आरा से आते हैं, कुछ भोजपुरी में बोल दीजिए, हो सके तो कोई भोजपुरी गाना सुना दीजिए संघर्ष वाला। आंदोलन ना तो ना गाते हैं। आंदोलन में तो आप लोग खूब गाना गाते हैं। ना, हम गाना हमको आता नहीं है। हम लोग भाई समाजवाद बबुआ, हाँ वो सब है, ठीक तो है। गाइए ना इसको। तो गाना आता नहीं है, मैंने धीरे धीरे आई। हम लोग कलाकार नहीं हैं। हम लोग जरूर क्रांतिकारी हैं। ऐसा वाले सब कलाकार होते हैं। वो नहीं बजा पाते हैं, जो सीखते हैं वो बजाते हैं। तो ये अभी सुन लीजिए जो आप कह रहे थे। हाँ, कि हम लोग 3 साल में, मेरी पत्नी के नाम से बैंक अकाउंट भी नहीं है, ठीक है। मोदी जी सबका खाता खुलवा दिया, अब विधायक जी की मैडम पैसा नहीं है तो कैसे अकाउंट चलेगा? अकाउंट खत्म न हो जाएगा जी, पैसा रहना चाहिए ना, तब न अकाउंट चलेगा, है कि नहीं? और मेरे पिताजी भी हम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। कभी कभी चावल वगैरह खेती होती है तो कभी कभी चावल, अभी भी पहले भी आता था, अभी भी कभी कभी आती है चावल, घर से आता है, उतना नहीं लेकिन कभी कभी आता है। तो हम लोगों को ज़मीन, मकान, दौलत, ये सबसे नफ़रत है। और एक एमएलए को ये सब कहाँ होगा? आप कोई दूसरा काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, तब ना, नहीं तो हम लोग को तो मूवमेंट में ख़त्म हो जाता है। अब जो फ्लाइट ट्रेन का मिलता है तो वो आपको तो कैश थोड़ी मिलता है। तो अब टिकट आप नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो इस बिल्कुल। और जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, वो उन लोगों से तो मैं ना मिलता हूँ, बल्कि मिलने आ जाते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि आप आगे ठीक है, लेकिन आइंदा आप नहीं आइएगा हमसे। क्योंकि वो कौन है? वो तो माध्यम है ना, हम तो सरकारी अधिकारी से हम लोग मिलेंगे। इसलिए ये तो आजकल कोई छुपा भी नहीं सकता। मान मेरे नाम से कितना अकाउंट है, आप देख सकते हैं। ये तो आधार कार्ड डाल लेंगे या मोबाइल नंबर उसी से आ जाए। हाँ, देख सकते हैं। इसमें तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज मंजिल जी अगियाँव आरा जिला से विधायक हैं, CPI ML से। इनसे बहुत लंबी बातचीत की है। कुछ सवाल अगर घट गया हुआ तो कमेंट में लिख दीजिए कि अगली बार अगर मिले इनसे तो वो पूछ सके। अब बाकी कैसी लगी बातचीत दीजिएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।